वेलकम बच्चों, स्वागत है फिर से आप लोग का। स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड क्लास हमारे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की। और इसमें हम आज जो पढ़ रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं हमारे कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। हमारे सर्किट में कुछ डिवाइसेस हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है। उसी की बात हो रही है। तो क्या क्या है कंपोनेंट और सिंबल के वाइज टेबल बनेगा, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ रहा है इलेक्ट्रिक सेल, जिसको हम दिखाते हैं एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन से। बड़ी लाइन यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल और छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल को इंडिकेट करती है। ये सिर्फ एक सिंबल है। सेल में जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं दोनों सेम साइज़ के होते हैं, बट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बड़ा और छोटा बनाया जाता है। इसी तरह से ऐसी एक से ज़्यादा सेल अगर हम जोड़ देंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होगा, और उसको कॉम्बिनेशन को इस बात का ध्यान रखना है कि एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, उसका बचा हुआ नेगेटिव अगले के पॉजिटिव से एंड सो ऑन पैटर्न पर जुड़ा होना चाहिए। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बैटरी की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है प्लग की, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्किट में करंट को कब पास कराना और कब नहीं, उसके लिए ये की होगी। अगर इस तरीके से बनाई गई है तो इसको ओपन कहते हैं। उसी की में बीच में अगर आप प्लग इंसर्ट कर देंगे तो ये प्लग की बन जाएगी। इसको आप स्विच का नाम भी दे सकते हैं। इसी तरह से वायर जॉइंट में कहीं पर ये वायर है, उसके साथ एक वायर जॉइंट हो गई, इस तरह से दिखाया जाएगा। लेकिन अगर वायर जॉइंट नहीं करनी है तो उसको हम ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से घुमाकर। इस बात को इंडिकेट करता है दैट टू वायर्स आर नॉट टचिंग ईच अदर इन कंडक्टिंग फॉर्म। फिर आता है इलेक्ट्रिक बल्ब या लैंप कह सकते हैं। ये इस तरह से रहेगा, और अगर ग्लो है तो ग्लो करते हुए दिखा देंगे। ए रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, ये थोड़ा हम आगे जाके पढ़ेंगे, जिगजैग फॉर्म में दिखाया जाता है। इसको हम फिक्स्ड रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। इसी तरह से चेंज होने वाला रेजिस्टेंस, जिसको वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट कहते हैं, उसमें फिगर या तो एरो इस तरीके से बना देंगे, अदरवाइज ऐसा भी दिखाया जा सकता है। इसी तरह से करंट को मेजर करने वाली डिवाइस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीटर, सर्कल के अंदर ए लिखकर एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव दिखाते हैं। सेम कहानी वोल्ट मीटर के साथ है। ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं कंप्लीटली तैयार किया है तो पहले उस क्लास पर जाएंगे और तब यहाँ पर इस क्लास को स्टार्ट करेंगे आगे आकर। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे सर्किट कंपोनेंट्स और उनके सिंबल्स के बारे में। इसे आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो अब बारी है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने की, और वो है ओम्स लॉ। जॉर्ज साइमन ओम, ये साइंटिस्ट, इनके नाम पर फिजिसिस्ट रहे हैं। इनके नाम पर ये रूल बताया जाता है, जिसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी सर्किट में, ये मान लेते हैं एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर से जब हम करंट पास करवाएंगे तो जो करंट का अमाउंट होगा वो, इसमें पास होने वाली करंट का अमाउंट किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, वो यहाँ से वर्क करने वाले फैक्टर पोटेंशियल डिफरेंस पर काम करेगा। ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर एक कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली इसमें एक बल्ब भी लगा हुआ होगा, जो सर्किट क्लोज हो जाने पर एक की के साथ क्लोज होने पर ग्लो कर रहा है। और वो इसीलिए ग्लो कर रहा है क्योंकि यहाँ से करंट पास हो रही है। बट ये कैसे पास हो रही है, इस वायर को थोड़ा मैग्नीफाई किया है हमने, और ये देखा है कि इसमें एटम्स प्रेजेंट हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी बाहर आ गए हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में। और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, करंट इस तरफ है तो उसके अपोजिट में चलते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे। करंट अगर राइट है तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन अपोजिट होगा। इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, करंट क्लॉकवाइज चल रही है, अपोजिट है। तो ये जो करंट की वैल्यू होगी, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं इस बात पर डिपेंड करेगा, और कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उसे डिसाइड करेगा V। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। V इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यूनिट चार्ज की बात करते हैं तो जैसे जैसे V की वैल्यू हम बढ़ाते हैं, V की वैल्यू को सपोज आप कहेंगे कि आपने जस्ट फॉर एग्जांपल 2 वोल्ट रखा है, तो उसकी वजह से करंट आ गई है 1 एम्पियर। अब अगर आप इस 2 को बढ़ाकर 4 वोल्ट कर देते हैं, यानी कि आपने डबल कर दिया, तो करंट भी बढ़कर हो जाती है 2 एम्पियर डबल। ये इस बात को बताता है कि यहाँ पर I और V में, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशनशिप है। डायरेक्टली रिलेशनशिप, एक को बढ़ा रहे हैं दूसरा भी बढ़ रहा है। इसको ट्रिपल करेंगे, 2 से 6 वोल्ट करेंगे, ट्रिपल हो गया।
तो 1 से 3 एम्पियर हो जाएगा, ट्रिपल डायरेक्ट रिलेशनशिप। और फिर अगर हम इसको 8 वोल्ट करते हैं तो इसको कितना होना चाहिए, आप समझ रहे होंगे 4, बट ये 3.5 हो रहा है या कुछ और वैल्यू, बट 4 नहीं। इसका मतलब जरूर कुछ यहाँ पर डिस्टर्ब हुआ है, जिसने इस रिलेशन को डिस्टर्ब किया है, क्या है वही हमें इस रूल में पता चलता है। तो बोलते हैं कि V की वैल्यू को जैसे जैसे बढ़ाया जाता है I भी बढ़ता है सेम रेशियो में, बट उसके लिए कंडीशन है, 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन, कि जिस सर्किट में, जिस कंडक्टर में करंट पास हो रही है उसका टेम्परेचर में चेंज नहीं आना चाहिए, और दूसरा इस पर स्ट्रेन डेवलप नहीं होना चाहिए। इसको खींचना नहीं है, प्रेस नहीं करना है, इसकी शेप को चेंज नहीं करना है, लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं आना चाहिए, इसमें टेम्परेचर में चेंज नहीं आना चाहिए, तो ये रिलेशन वैलिड रहेगा। तो लॉ है, तो लॉ के लिए कंडीशन हमारे पास पहले से ही है, हमेशा ही लिखते आए हैं, इट स्टेट्स दैट current flowing in a conductor is directly proportional to applied potential difference। ये हमारा मेन रूल है, और इसके साथ कंडीशन इंपॉर्टेंट है वो भी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड, पूरा लिख लेंगे, टेम्परेचर एंड कांस्टेंट मैकेनिकल स्ट्रेन। ये 2 फैक्टर, मैकेनिकल स्ट्रेन और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, तब जाकर ये रिलेशन वैलिड होगा। यानी कि at constant temperature and mechanical strain I is directly proportional to V। मैथमेटिकली रिवर्स करके लिखेंगे इसको, तो V प्रोपोर्शनल टू I, और जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन फिजिक्स में हटाते हैं तो इक्वल टू लगता है, साथ में कांस्टेंट आता है, यहाँ वो लिखा जाता है R, जिसमें R एक कांस्टेंट को इंडिकेट कर रहा है, कांस्टेंट, लेकिन इसका नाम है हमारे पास कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, सारी बातें अभी आगे जाकर। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है, और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो ये कि इस रूल को, क्योंकि रिलेशनशिप हमें पता है, तो 9th क्लास में अपने ग्राफ अच्छे से पढ़े हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बताएंगे साथ में इसका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। वो सिंपल सा रूल है, अगर आप ग्राफ बनाते हैं I और V के बीच में तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगा। अगर आपने ग्राफ बनाया है V और I के बीच में तो ये भी स्ट्रेट जाएगा। बस फर्क इतना होगा कि यहाँ पर जो टर्म होती है स्लोप, इसको हम 1/r लिखते हैं, और इस केस में स्लोप इज इक्वल्स टू r बनती है। स्लोप का मतलब ये जो एंगल बना है इसका हम tan थीटा लेते हैं। थोड़ा आप लोगों ने अगर पढ़ा है 9th क्लास में, अदरवाइज आप जहाँ 9th क्लास में ग्राफिकल स्टडी है उसकी क्लासेस ऑलरेडी डल चुकी हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। ग्राफिकल स्टडी चैप्टर 1 में 9th क्लास में, वहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट्स डिटेल में अगर पढ़ना है, रिवाइज करना है, वहाँ से देख सकते हैं। स्लोप tan थीटा से आता है, तो दोनों तरीके से बताया जा सकता है। यहाँ आई वी, तो इसको हम आई वी ग्राफ कहते हैं, और ये वाला हमारा वी आई ग्राफ कहलाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आई और वी में डायरेक्ट रिलेशनशिप, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट मैकेनिकल स्ट्रेन। वायर को खींचना नहीं है, स्ट्रेन इसी बात के लिए कहा जा रहा है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना है, हीटअप नहीं होना चाहिए। तो सिचुएशन पर आई और वी में रिलेशनशिप होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी, और ये हमें बताया था किसने, जॉर्ज साइमन ओम। तो उन्हीं के नाम पर ये रूल बना हुआ है, GS ओम कह देते हैं शॉर्ट में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी तो ये आपका रूल है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी प्रिपेयर कर लेंगे।
तो ओम्स लॉ के बाद उसमें मिला हमें एक फैक्टर जिसका नाम हमने रखा था रेजिस्टेंस। क्या है अब उसको पढ़ने की ज़रूरत है। बोला जाता है, आप ध्यान दे ही रहे होंगे, हमने जो फिगर बनाया था बार बार यही बता रहे थे, इस कंडक्टर में जिसमें करंट पास हो रही है, हमने तो बड़ी आसानी से बोल दिया कि करंट पास हो रही है, बट उसके लिए हम जानते हैं इसमें पहले से ही प्रेजेंट एटम्स, उसमें से बाहर निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स, उनको मूव करना होता है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स दौड़ने लगते हैं, इनको दौड़ने के लिए स्पेस बहुत कम मिलता है। ये तो मैंने 4 एटम्स दिखा दिए हैं, बट ये पूरा सब्सटेंस इन एटम से मिलकर बना है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं हर जगह एटम ने जगह घेर रखी होगी, जगह जो ऑक्यूपाई कर रखी है वो एटम ने कर रखी है पूरी तरह से। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ स्पेस बहुत कम मिलता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते हुए इन एटम से टकराने लगता है। और अच्छा कहें तो ये पॉजिटिव आयंस हैं, इन पॉजिटिव आयन से कोलाइड होता है और इसको चलने में प्रॉब्लम आती है। ठीक वैसे ही जैसे आपसे बोला जाए कि अगर आपके पास एक व्हीकल है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, जिसको आप कंट्रोल्ड स्पीड में चला सकते हैं, तो खाली रोड पर तो आप आराम से ले जाएंगे, लेकिन वहीं पर बहुत सारे व्हीकल्स खड़े कर दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि हाई स्पीड से जाना है, तो ऑब्वियसली कोलिजन यानी एक्सीडेंट के चांसेस होंगे। उसी तरह की सिचुएशन इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी आती है और इसी की वजह से इसको यहाँ से चलने में होती है प्रॉब्लम। कंडक्टर अपोज करता है करंट के फ्लो को, रेजिस्ट करता है, उसी रेजिस्ट से बना दिया है रेजिस्टेंस, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे जब करंट पास कराते हैं कंडक्टर से तो इलेक्ट्रॉन्स उससे पास होते वक्त प्रॉब्लम फेस करते हैं चलने में, करंट को चलने में प्रॉब्लम आती है और उसी प्रॉब्लम का नाम है रेजिस्टेंस। तो डेफिनेशन में बोलते हैं इट इज प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी की वजह से है कंडक्टर की, प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ड्यू टू विच इट अपोजेज, इट मीन्स कंडक्टर अपोजेज फ्लो ऑफ करंट, और चाहे तो आप इसको इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, थ्रू इट, खुद से ही पास कराने से रोकता है। बाकी इसका फॉर्मूला हमारे पास R का V/I है, तो हम इसी फॉर्मूले से डेफिनेशन एक और दे सकते हैं, इट इज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस टू इलेक्ट्रिक करंट। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे तो इसी फॉर्मूले के बेसिस पर हम SI यूनिट लिख सकते हैं, जो कि है R इज इक्वल्स टू V/I। V के लिए हम लिखते हैं वोल्ट, करंट के लिए एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, इसका दूसरा नाम है ओम, और इसका सिंबल बड़ा ही मज़ेदार है, यूनिक लेटर है, ग्रीक लेटर बोलते हैं वैसे तो, और अदरवाइज ये आपके कार्टून सिस्टम से भी उठाया गया है। आपने अगर देखा हो तो शायद से मिक्की माउस सभी ने देखा है, तो इस मिक्की माउस के जो 2 कान हैं उन्हीं कानों को निकाल दिया गया है और इसी से ही बना दिया है ये सिंबल, जस्ट फॉर रिमेम्बरेंस, तो याद रखने के लिए आपके लिए है। और यहाँ पर अगर किसी ने आपसे पूछ लिया ये हुआ क्यों, क्या कारण क्या है इसका, तो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस हमारे फिगर में साफ साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स को चलने में, करंट को चलने में प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि उनका कोलिजन हो रहा है पॉजिटिव आयंस के साथ। तो रीज़न में देते हैं इट अकर्स ड्यू टू कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस के साथ इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन, और यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हर कंडक्टर में वैल्यू अलग अलग होती है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से भी आती है, लेंथ एरिया से भी वेरी करती है, जो हम आगे अगले टॉपिक में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको पॉज करके नोट करेंगे। तो फिर से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनने लगते हैं, तो उसके लिए आप इसकी इम्पोर्टेंस को ज़रूर ध्यान में रखेंगे। बात करते रहे हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। पहले तो हम ये देख लेते हैं रेजिस्टेंस था क्या। करंट के पास होते वक्त इलेक्ट्रॉन्स को या करंट को चलने में आने वाली प्रॉब्लम, उसी का नाम रेजिस्टेंस, जो कि कोलिजन की वजह से थी। इलेक्ट्रॉन इस तरह से जाएगा, करंट इधर आएगी और यही रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा।
अब अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो एक कंडक्टर के लिए है, कंडक्टर की ही कॉन्फ़िगरेशन यानी कि शेप पर डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ दो फैक्टर हैं। इनके हिसाब से अगर देखें तो हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें सर्टेन लेंथ है L, और अगर इसी लेंथ को आपने डबल कर दिया 2L यानी बढ़ा दिया, तो सीधी सी बात है यहाँ पॉजिटिव आयन अगर 3 होंगे तो यहाँ पॉजिटिव आयन 3 तो नहीं होंगे, उससे ज़्यादा मिलेंगे, एटलीस्ट 6 नहीं तो 5 तो है ही। तो यहाँ 3 का कोलिजन का प्रॉब्लम और यहाँ 5 के कोलिजन का प्रॉब्लम। आप समझ सकते हैं कहाँ की प्रॉब्लम ज़्यादा, ऑब्वियसली जहाँ लेंथ ज़्यादा है। इसी तरह से लेंथ के साथ हम ये कह सकते हैं कि लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से ऐसा देखा गया है, इट इज़ फाउंड दैट रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर है इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू आर, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, जिसका मतलब है लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में आता है। और उसके बाद बात आती है लेंथ के बजाय अब हम लेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया का इफेक्ट। तो क्रॉस सेक्शन एरिया का इफेक्ट अगर लेते हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया ए था, अब हमने इसका एरिया बढ़ा दिया, लेंथ को चेंज नहीं किया, तो ऑब्वियसली 3 वहाँ थे तो 3 तो नहीं होंगे, उससे ज़्यादा ही मिल जाएंगे, 4 या 5 हो गए हैं। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जाने में जो स्पेस मिलेगा वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। आप इस बात को वैसे भी समझ रहे होंगे, जिस व्हीकल को आपको गाड़ियों के बीच से ले जाना था, अगर वो रोड ऑलरेडी नैरो है तो आपकी प्रॉब्लम पहले से ही बढ़ गई, और अगर वो रोड वाइड है, क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है, तो आपको स्पेस कंपैरेटिवली ज़्यादा मिल जाएगा और आपकी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। एरिया बढ़ने पर प्रॉब्लम कम, यानी कि R इज़ इन्वर्सली, ये इन्वर्स रिलेशन है ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर हम इनको कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। इसके लिए तो इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी है कि R इज़ कंबाइंड फॉर्म में L प्रोपोर्शनल टू A हो रहा है, L और A पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब नॉलेज अभी तक की ये कहती है कि अगर आपके पास ज़्यादा लेंथ है तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, कम लेंथ है तो कम रेजिस्टेंस होगा। ऐसी एरिया के साथ उल्टा है, एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं, मतलब हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L, क्रॉस सेक्शन एरिया A, और एक कंडक्टर और है लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A, दोनों में लेंथ सेम रखी है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रखा है, तो इनका रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कहती है कि अगर ये मटेरियल डिफरेंट है, कॉपर और आयरन है, कॉपर और कॉपर नहीं है, आयरन और आयरन नहीं है, डिफरेंट मटेरियल है, तो इनका रेजिस्टेंस R1 और R2 होगा जो कि इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब लेंथ और एरिया के अलावा और भी कोई फैक्टर है। हाँ, अगर ये कॉपर और कॉपर होता तो ये सेम मिलेगा, आयरन और आयरन होगा तो भी ये सेम होगा आपस में। बट अगर आयरन और कॉपर अलग अलग हैं तो ये डिफरेंट है, यानी कि लेंथ और एरिया के साथ साथ एक फैक्टर और है जो यहाँ पर इम्पेक्ट कर रहा है रेजिस्टेंस की वैल्यू को, और वो क्या है, वो है इनका अपना खुद का नेचर। तो वो हमें यहाँ प्रोपोर्शनलिटी के अंदर छुपा हुआ मिलता है। इक्वल टू के साथ स्प्लिट करते हैं, रो बनता है। बनाने का तरीका जैसे P बनाते हैं, P का इधर ये घुमाना है और ये जो आप सीधा बनाते हैं उसको थोड़ा कर्व कर देना है, रो बोला जाता है, रो L अपॉन A बोलते हैं हम इसको। और यहाँ से जो ये टर्म आई है रो, इसका नाम हमने रखा है, रो इज़ रेजिस्टिविटी, या इसको थोड़ा और अच्छा नेम दे तो ये मटेरियल के स्पेसिफिक नेचर की वजह से आया हुआ रेजिस्टेंस है, तो हम इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह देते हैं। और यहीं से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन करने का प्रोसेस आता है, और वो है किस तरह से डेफिनेशन देंगे अगर, तो डेफिनेशन ऑफ रो, उसके लिए हम कहते हैं एज, यहीं से बना लेंगे फॉर्मूला, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर ए अपॉन एल आ जाएगा, रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। कंडीशन है, फॉर्मूला है, तो डेफिनेशन देने के लिए जो लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ हैं उनको यूनिट बना दो, 1 बना देते हैं। तो कहते हैं कि अगर एरिया हो जाता है 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ हो जाती है 1 मीटर,
तो देन जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बन जाता है, और यही हमारी डेफिनेशन भी है। तो हेंस रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस of conductor having unit length and unit cross section area, unit length and unit cross section area। ये हमारा एक्सप्रेशन है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के लिए। ऐसा यूनिट बनाना चाहेंगे तो इसी फॉर्मूले से बना देंगे, ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, कट जाएगा मीटर और बचेगा ओम मीटर। ये हमारा रिलेशनशिप हमें ऐसा यूनिट भी दे रहा है, फैक्टर्स भी आ गए हैं और एक नया फैक्टर भी तैयार हो गया है, नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो इसको भी पॉज करके नोट कर लेंगे। तो यहाँ तक आते आते काफ़ी नॉलेज एक्वायर कर ली है, और अब बारी है इस नॉलेज को चेक या टेस्ट करने का, यानी कि आप समझ रहे हैं क्वेश्चंस का। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, जिनको आप पॉज करके नोट कर लेंगे और इनको ट्राई करेंगे अपनी तरफ से, और उसके बाद फिर सॉल्यूशन हम करने जा ही रहे हैं, तो हो सके तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, और फिर अब हम देखते हैं इनका सॉल्यूशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दो पार्ट है हमारे पास इसमें, जिसमें पहला पार्ट कहता है, पार्ट ए, how much current will an electric bulb draw from a 220 volt source if resistance of bulb filament is 1200 ohm। तो बेसिकली देखा जाए तो how much current will an electric bulb, आपसे गिवन में करंट के बारे में पूछा है, रेजिस्टेंस आपको दे दिया गया है, रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट इज 1200 एंड वोल्टेज भी दिया है 1200 ओम, वोल्टेज आपको बताया है 220 वोल्ट। तो अगर हम सॉल्व करने पर जाते हैं तो छोटा सा फॉर्मूला ओम्स लॉ का है, V इज इक्वल्स टू आई आर। हमें ज़रूरत है I की, तो I को यहीं रहने देंगे, V के नीचे R आ जाएगा। V की वैल्यू 220, 1200, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, और I का आंसर तैयार हो रहा है 22/120, इसको आप 11/60 भी लिख सकते हैं, और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो 2 × 12 होता है, बट ये थोड़ा छोटा है, 0.18 आंसर आपको ये दे देगा। एक्चुअली 1.8 आना चाहिए था, और 0 है एक और, तो 0.18 एम्पियर आंसर। इसी तरह से इसी का बी पार्ट अगर देखेंगे तो इसमें भी पूछा गया है हमसे, हाउ मच करेंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ रेजिस्टेंस इज 100 ओम। करंट ही पूछी है, रेजिस्टेंस इज़ 100 ओम और वोल्टेज इज़ 220 वोल्ट। तो वी नो दैट, आपको अगर याद हो रहा है फार्मूला, तो आई का फार्मूला V/R डायरेक्ट भी रख सकते हैं। V इज़ 220/100, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, तो 2.2 एम्पियर हमारा सिंपल सा आंसर आ रहा है। ठीक है, पॉज करके नोट कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, और इसमें बोला गया है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। तो आपसे गिवन में सेकंड क्वेश्चन के लिए ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर आपसे कहा है, एंड सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 60 वोल्ट। अब आपसे कह रहे हैं what current will heater draw if potential difference is increased to 120 वोल्ट। इसे अगर बढ़ाकर V2 कर देते हैं 120 वोल्ट, तो ये बढ़कर I2 कितना हो जाएगा, V1 और I1 मान लेते हैं। तो ये सब निकालने के लिए हमें रेजिस्टेंस की ज़रूरत है, और रेजिस्टेंस हमें मिलेगा इनिशियल इन्फॉर्मेशन से। तो एज R का फार्मूला V/I, ओम्स लॉ से ही बनाया गया फार्मूला है, इसको V1/I1 कह देंगे, और इसी को हम V2/I2 भी कह सकते हैं, क्योंकि R की वैल्यू में कोई फ़र्क पड़ा नहीं है। आप चाहे तो यहाँ से R की वैल्यू निकाल कर इस फॉर्मूले में रख के सॉल्व करें, या डायरेक्टली दोनों को ही इक्वेट कर दें। R की हमें ज़रूरत है भी नहीं, तो यहाँ से V1 60, I1 4, V2 120
एंड I2 हमें निकालना है। तो ये 2 टाइम्स जा रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो I2 इज़ 4 इंटू 2 यानी कि 8 एम्पियर, और ये आपका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है सेम। इसी तरह से आगे का क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम। थर्ड क्वेश्चन, रेजिस्टेंस इज 26 ओम, लेंथ इज 1 मीटर, इफ एट 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर की हमारे पास कोई ज़रूरत नहीं है सच, इफ डायमीटर ऑफ वायर इज 0.3 मिलीमीटर, what will be resistivity of metal at that temperature, and using the table predict the material। टेबल यूज़ करने के लिए आपको अपनी एनसीईआरटी बुक पर जाना पड़ेगा, वहाँ एक टेबल दिया गया है जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स या मेटल्स या एलॉयज़ के लिए उनकी रेजिस्टिविटी लिखी है। याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ रेफरेंस के लिए है, वहाँ से टैली कर सकते हैं। फिलहाल हम इसकी रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करेंगे। डायामीटर हमें 0.3 मिलीमीटर दिया गया है। तो सिंपल सा रोल है, डायमीटर से रेडियस बनाएंगे, 0.3 का आधा 0.15, लेकिन ये मिलीमीटर है जिसका मतलब होता है 10 की पावर -3। तो सॉल्व कर लें अगर, तो 1.5 इंटू 10 की पावर -4 हो गया मीटर में। और अब बारी रेजिस्टिविटी की, तो रो इज इक्वल्स टू RA/L, फॉर्मूला बात कर ही रहे थे, R/L रहने देंगे तो A के साथ आ रहा है पाई R²। R की वैल्यू 26 है, L की वैल्यू 1 है, पाई की वैल्यू 3.14 आप जानते ही हैं, और R की वैल्यू हमारे पास 1.5 का स्क्वायर है, तो 1.5 इंटू 1.5 और साथ में 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर -8 बन जाता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए चलें तो ये बन रहा है 26 इंटू 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर 2.25 होता है, इंटू 10 टू द पावर -8। मुझे लगता है आगे आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 3 इंटू 2 6 और 6 25, लगभग 100 से प्लस जाएगा 300 के अराउंड, तो इसको 10 की पावर -6 बना देगा, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.835 इंटू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। तो इस वैल्यू से टैली करके आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये कौन सा एलिमेंट है। तो अगर आप चेक करेंगे तो ये आपको मिलेगा मैंगनीज, आपके टेबल में मिल जाएगा, ये वैल्यू टैली हो जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। एक छोटा सा होमवर्क समझ लीजिए इसको, और फिलहाल के लिए पॉज करके नोट करेंगे। और बारी अब आखिरी क्वेश्चन की। क्वेश्चन में कहा गया ए 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इट, कैलकुलेट इट्स न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो टेक्निकली इसमें आपसे कहा गया है कि एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, इसको यहाँ से बीच में से मोड़कर इसी के ऊपर डबल कर देते हैं तो ये वायर ऐसी हो जाती है, यानी कि अगर लेंथ L थी और एरिया A था तो अब एरिया 2A हो गया है और लेंथ L/2। तो यहाँ रेजिस्टेंस ये L2 कह लेंगे, ये A2 कह लेंगे, तो ये R2 हमें निकालना है। अगर R1 पता है, ये A1A है और L1L है। मटेरियल को बेंड करने पर उसका नेचर चेंज नहीं होता है, यानी कि रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं इनिशियल रेजिस्टेंस R का फार्मूला रो L/A होता है, तो R1 L1 A1, रो को हम टच नहीं करेंगे। ऐसे ही फाइनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो फाइनल रेजिस्टेंस हमें मिलेगा R2 रो L2 A2, ये सेकेंड इक्वेशन। हमें R2 की ज़रूरत है तो दोनों का रेशियो कर लेते हैं, सेकेंड बाय फर्स्ट कर लेते हैं, उससे हमें मिलेगा R2/R1, यहाँ रो L2/A2 और इधर है रो L1/A1। फॉर्मूला रखा है बस, रो से रो काट देंगे, L2/L1 और ये हो जाएगा उल्टा A1/A2। तो L2 हमें मिल रहा है L/2, L1 इज L, A1 इज A एंड A2 इज 2A। तो A से A कट रहा है, L से L, 1/2 1/4 हो गया, R2/4, तो 4 से 4 बैलेंस होगा, R2 इज इक्वल्स टू 1 ओम।
ये हमारा रिलेशनशिप है रेजिस्टेंस का। पॉज करके नोट कर लेंगे। तो ये हमारा सेकंड सेगमेंट, सेकंड क्लास थी हमारे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें अब तक आपको मिल गई है और मान के चलिए आधे के करीब चैप्टर, हाफ के करीब कंप्लीट भी हो गया है और बची हुई क्लासेस में इसको जल्दी ही कंप्लीट भी कर लिया जाएगा। तब तक आपके लिए एक प्रैक्टिस पेपर है, इसको एक बार थोड़ा सा कलेक्टिवली देख लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे इसे अच्छे से। एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। एंड बाकी की इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आएंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।